ओपन कोर्स में आपका स्वागत है। हम वर्ब के टॉपिक्स को देख रहे हैं और आज इसका हमारा थर्ड पार्ट है। अभी तक हमने वर्ब के सारे क्लासिफिकेशंस को हम कवर कर चुके हैं और सिर्फ वर्ब की जो प्रॉपर्टीज़ बची थी उन्हें हम आज देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे वर्ब की कुछ प्रॉपर्टीज़ को, जैसे पर्सन एंड नंबर्स क्या होते हैं, वर्ब में वॉइस क्या होता है जिसमें होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस, और वर्ब के मूड क्या क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या देखा है। वर्ब में हम सारे क्लासिफिकेशंस को कवर कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो हमने वर्ब में देखे हैं पहले 3 पार्ट कि एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। फिर वर्ब की दूसरी क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स क्या होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब की और सब पार्ट्स होते हैं जैसे कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स। फिर वर्ब के और एक क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि वर्ब्स को हम दो तरह से बांट सकते हैं, रेगुलर वर्ब्स में और इरेगुलर वर्ब्स में। ये कैसे हम बांटते हैं, इन्हें हम बांटते हैं वर्ब के फॉर्म्स को देखकर। फिर एक और क्लासिफिकेशन हमने देखा है जहां पर हमारे पास दो पार्ट हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर एक और तरह की क्लासिफिकेशन हमने देखा है जिसमें एक होता है फाइनाइट वर्ब्स, दूसरे होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और उन नॉन फाइनाइट वर्ब्स में फिर से 3 कैटेगरीज हैं, एक होते हैं इन्फिनिटिव्स, एक है हमारा पार्टिसिपल्स और तीसरा है हमारा जेरंड। फिर हमने देखा था वर्ब के फॉर्म्स को कि वर्ब को हम 6 तरह के फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है वर्ब का बेस फॉर्म। जब भी हम कोई वर्ड को हम डिक्शनरी में ढूंढते हैं तो वो हमेशा हम उसके बेस फॉर्म को देखते हैं, तो वही होता है बेस फॉर्म। फिर एक होता है उसका प्रेजेंट फॉर्म, एक होता है उसका पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और इन्फिनिटिव्स। तो इस तरह के 6 फॉर्म्स को हमने पहले देखा है। अब ये सारा एक फ्लो चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है, ये फ्लो चार्ट आप देख लीजिए। इसमें से जो भी पार्ट आपको अभी तक आपने अगर नहीं देखा है या फिर आप भूल रहे हो, आपको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो वो पार्ट आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। तो ये सारा हमने क्लासिफिकेशन इतना कवर कर दिया है। अब आज हम छोटा सा टॉपिक है हमारा, वर्ब की प्रॉपर्टीज़ कुछ होती हैं जिन्हें हमें देखना है, तो आज का सेशन भी हमारा छोटा रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या हमें देखना है। इन इंग्लिश वर्ब चेंज बेस्ड ऑन हाउ दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। ठीक है, ये बात तो हमें अच्छे से पता है। वर्ब्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू 5 प्रॉपर्टीज। एक होता है टेंस, फिर होता है मूड, फिर होता है पर्सन, कितने नंबर है पर्सन्स के, और एक होता है हमारा लास्ट में वॉइस। अब इन सारे में से जो हमारा टेंस वाला पार्ट है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो टेंस वाले पार्ट के लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। आज हम देखेंगे मूड क्या होते हैं वर्ब्स में, पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन या सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट के नंबर्स, और वॉइस क्या होती है हमारे वर्ब में। ये सारे 4 पार्ट हम आज कवर करेंगे और टेंस वाला पार्ट हम एक दूसरे सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं पर्सन एंड नंबर। पर्सन एंड नंबर, अ वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर। पर्सन इंडिकेट्स हु इज डूइंग और बीइंग द वर्ब और बीइंग द वर्ब। नंबर इंडिकेट्स हाउ मैनी आर डूइंग और बीइंग। अब इस सब का क्या मतलब है, जब भी कितने लोग हो सकते हैं, मतलब एक इसमें 3 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, आई, और सेकंड पर्सन मतलब यू, आप, और थर्ड पर्सन मतलब दे या ही और या शी। ये सब होते हैं थर्ड पर्सन। तो मैं, आप, वो, ये हुआ हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इसमें होता है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा लोग। तो इसमें क्या होता है, वर्ब के फॉर्म्स चेंज होते हैं। जैसे जब हमने यहाँ पर ऊपर वर्ब के फॉर्म देखे थे पिछले वाले वीडियो में, तो जब हम प्रेजेंट वाले सेक्शन में गए थे प्रेजेंट फॉर्म में, तो वहाँ पर 2 कैटेगरीज थी। पहला था प्लूरल वाली कैटेगरी और दूसरी थी थर्ड पर्सन सिंगुलर वाली कैटेगरी। तो वो सब कहाँ से आती हैं, वो सब यहाँ से आती हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर हम वहाँ पर देख रहे थे, इसलिए वहाँ पर आ रहा था हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर। और बाकी में हम क्या देख रहे थे, प्लूरल के लिए हम देख रहे थे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में। अब होता क्या है, हमें पता है कि वर्ब्स जो होते हैं वो अपने फॉर्म चेंज करते हैं टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से, कितने लोग हैं उसके हिसाब से, और क्या हम उसमें मीनिंग देना चाहते हैं। तो अब वर्ब हमें स्पेसिफिकली यहाँ पर देखना है कि पर्सन और नंबर के हिसाब से वर्ब किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं वो है थ्रो। तो मैं उसे पहले मैं नीचे लिख देता हूँ। जिस वर्ब को हम ऑब्जर्व करेंगे वो है हमारी थ्रो, मतलब किसी चीज़ को फेंकना, उस एक्शन को हम बोलेंगे थ्रो। इसे मैं ग्रीन से अंडरलाइन कर देता हूँ। कहने का मतलब इस थ्रो को हम देखेंगे कि ये इस तरह की टेबल में कैसे फिट होता है, मतलब
अगर नंबर ऑफ पर्सन्स चेंज हो या सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या फिर फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव हो, सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव हो या थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव हो, तो वो जो हमारा वर्ब है वो किस तरह से अपने फॉर्म्स को चेंज करेगा, किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। मैं अगर बोलूं आई थ्रो, मैं किसी चीज को फेंक रहा हूं, आई थ्रो, मैं फेंक रहा हूं, तो थ्रो यहां पर फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, वो हम उसे बेस फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में ही उसे हम लिखेंगे। अब फर्स्ट पर्सन में ही अगर प्लूरल में अगर मैं लिखूं, मतलब हम बहुत सारे लोग मिलके एक साथ, वी, एज मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और लोग हैं, लेकिन हम रहेंगे फर्स्ट पर्सन में वी, तो वी थ्रो, हम फेंक रहे हैं। अगेन यहाँ पर थ्रो जो है वो हमारा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। अब सेकेंड पर्सन मतलब यू, आप, यू थ्रो मतलब तुम फेंक रहे हो, तो यहाँ पर यू अगेन थ्रो हमारा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। फिर सेकेंड पर्सन प्लूरल, यू ऑल थ्रो, मतलब आप के साथ में और, मतलब अगर मेरे सामने 3-4 लोग हैं, उन सबको मैं क्या यू से सेकेंड पर्सन वो मेरे लिए सब रहेंगे, और उन्हें मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, या उन्हें मैं जो है कहूंगा किस तरह से, यू मतलब यू ऑल, तो यू ऑल थ्रो, यू थ्रो। अगेन यू थ्रो जो है वो हमारा फिर से फर्स्ट फॉर्म वाला वर्ब भी दे रहा है। चेंज कहाँ पर आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में। जब हम वहाँ पर ऊपर टेबल बना रहे थे ना पिछले वाले वीडियो में, तो जब V1 वाले फॉर्म में दिख रहे थे, तो एक होता है प्लूरल के लिए V1 फॉर्म, एक होता है हमारा प्लूरल के लिए V1 फॉर्म, और एक हो रहा था हमारा V1 प्लस उसमें हम S जोड़ रहे थे या ES जोड़ रहे थे। तो जो V1 S और ES वाला फॉर्म था वही था हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, इसी में हम जोड़ रहे थे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है, ही, मतलब हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ही थ्रोज, यहाँ पर थ्रो नहीं होता, ही थ्रो नहीं होता, ही थ्रो, शी थ्रो, इट थ्रो नहीं होता, ही, शी या इट, शी थ्रोज, ही थ्रोज या इट थ्रोज। तो यहाँ पर थ्रो जो है अपना फॉर्म चेंज करता है और उसके आगे एस या ई एस जुड़ता है। डिपेंड करता है कि हर वर्ड के लिए आपको ये तो पता ही है कि हर वर्ब में अलग अलग फॉर्म होते हैं और अलग अलग रूल चलते हैं कि किस में एस जुड़ेगा, किस में ई एस जुड़ेगा। तो थ्रोस के केस में सिंपली हम यहाँ पर एस जोड़ते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारा वर्ब फॉर्म चेंज कर रहा है। अब थर्ड पर्सन प्लूरल में अगेन क्या हो जाएगा, दे थ्रो। आपको पता है V1 वाले फॉर्म में सारा V1 मतलब थ्रो ही रहता है, वो चेंज नहीं करता है। तो ये हुआ पर्सन और नंबर के हिसाब से जो हमारे वर्ब्स रहते हैं वो कहाँ कहाँ चेंज करते हैं। तो हमने देखा थर्ड पर्सन सिंगुलर में वो चीज़ें चेंज कर रहे हैं और बाकी में नो चेंज यहाँ पर आ रहा है। किस वर्ब के लिए, थ्रो वर्ब के लिए। तो ये होता है हमारा वर्ब चेंज करता है किसके हिसाब से, नंबर और पर्सन, या हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा क्लासिक जो हमारा प्रॉपर्टी है वर्ब की, वो है वर्ब में वॉइस। अब वॉइस में क्या है, वर्ब वॉइस इंडिकेट्स हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब, मतलब एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है, एक्शन का परफॉर्मर, हमारे वर्ब का परफॉर्मर कौन है। तो दो होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस इंडिकेट्स दैट द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। इसे मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिवली एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। एग्जांपल आप देखें, टीचर सेंट अस एन ईमेल अबाउट द होमवर्क। अब यहाँ पर सेंट अस हमारा क्या हुआ, सेंट जो है भेजा, किसने भेजा अगर मैं पूछूं तो टीचर ने भेजा। तो ये जो हमारा एक्शन है कौन परफॉर्म कर रहा है, टीचर परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमारा हुआ एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल। मतलब जो हमारा एक्शन है वो कोई व्यक्ति, जो इस केस में सब्जेक्ट हमारा टीचर है, वो एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है। तो ये होता है हमारा एक्टिव वॉइस में। अब वी यूज एक्टिव वॉइस व्हेन वी वांट टू एम्फेसाइज द परफॉर्मर ऑफ द वर्ब। हम यहाँ पर टीचर को एम्फेसिस करना चाह रहे थे। मतलब यहाँ पर इस सेंटेंस में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई टीचर है जिसने हमें होमवर्क भेजा है, तो एम्फेसिस मेरा यहाँ पर आ रहा है सब्जेक्ट पर, टीचर पे। तो इस तरह की जब फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन। अब पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस इंडिकेट्स दैट द सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब बट हैज द एक्शन ऑफ द वर्ब परफॉर्म्ड ऑन इट। पैसिव वॉइस इज फॉर्म बाय एडिंग द टू बी वर्ब ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल। इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले जो लास्ट हमने देखा है टू बी वर्ब, बी फॉर्म क्या होता है, बी फॉर्म हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। अब यहां पर जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टू बी के फॉर्म को यूज करते हैं कि
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को। अब टू बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है ये आपके लिए होमवर्क है, पिछले वीडियो में हम इसे कवर कर चुके हैं, तो आप उसे वहाँ पर देखिएगा। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है कि पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। द होमवर्क वॉज सेंट टू अस, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन एक्शन तो सेंट है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे इस वाले एग्जाम्पल में होमवर्क किसने भेजा ये तो यहाँ पर मुझे पता ही नहीं चल रहा, जबकि ऊपर वाला एग्जाम्पल है मुझे यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा था कि टीचर सेंट अस एन ईमेल। मतलब यहाँ पर जो भेजने वाला व्यक्ति है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है कि क्या किया जा रहा है, बस। तो वी यूज पैसिव वॉइस व्हेन वी वांट टू एम्फेसाइज द एक्शन इटसेल्फ, जब हमें एक्शन को एम्फेसाइज करना होता है। एम्फेसाइज द एक्शन इटसेल्फ ओवर द एक्टर और द रेसिपिएंट, मतलब कौन कर रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें क्या किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है तो हम यूज करेंगे पैसिव वॉइस। लेकिन कौन उस काम को कर रहा है वो अगर इंपॉर्टेंट है तो हम यूज करेंगे एक्टिव वॉइस। तो इस तरह से ये वॉइस में फ़र्क क्या आता है, ये मतलब राइटिंग स्टाइल्स का डिफरेंस है कि मैं जब कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ, कोई बात में लिख रहा हूँ, तो उस बात में जो भी काम हो रहा है या भी जो भी चीज़ हो रही है वो कौन परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं उस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कौन परफॉर्म कर रहा है तो मैं इस तरह का सेंटेंस यूज़ करूँगा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, कि टीचर सेंट अस एन ईमेल अबाउट द होमवर्क। मतलब एक टीचर है जिन्होंने हमें ईमेल भेजा है होमवर्क के लिए, तो यहाँ पर मैं टीचर मतलब हमारे सब्जेक्ट को मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक्टिव वॉइस की तरह लिख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं टीचर को एम्फेसाइज नहीं करना चाहता, मतलब टीचर से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे होमवर्क से मतलब है कि यार टीचर ने जो है मुझे होमवर्क भेज दिया, मतलब कुछ ना कुछ मुझे भेज दिया, कुछ एक्शन हुई ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे कुछ होमवर्क करने को भेजा गया ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यही बताना चाह रहा हूँ मैं। किसने भेजा वो इस केस में मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं यूज़ करूँगा पैसिव वॉइस, ठीक है। तो डिफरेंस आपको समझ में आया। जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है बताने के लिए तो हम एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं, और जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, काम हमारा इंपॉर्टेंट है, तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। अब पैसिव वॉइस में टू बी फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। वर्ब की बी फॉर्म होती है जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, उसके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को हम यूज करते हैं, जैसे कि यहां पर आ रहा है हमारा वॉज, ये हमारा बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये हो हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक और इसमें एग्जांपल नीचे दिया है, इसे भी हम देख लेते हैं। अरुण स्लैप्ड मुकेश, ठीक है। तो यहां पर एक्शन क्या हो रहा है, स्लैप्ड, तो इसे पहले मैं अंडरलाइन कर देता हूं। फिर नीचे वाला एग्जांपल देखते हैं, मुकेश वॉज स्लैप्ड, ठीक है, अगेन वॉज स्लैप्ड। अब यहाँ पर पहले वाले केस में आप देखेंगे किसने थप्पड़ मारा, तो मुझे पता है कि अरुण ने थप्पड़ मारा, मतलब अरुण को यहाँ पर मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ। किसने काम किया, किसने थप्पड़ मारा को मैं एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एक्टिव वॉइस मैंने लिखा। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, एक्टिव वॉइस का, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एक्शन हुआ और वो एक्शन किसने किया, उसका सब्जेक्ट कौन है, उसका डूअर कौन है, उसका यहाँ पर एक्टर कौन है, किसने उसको काम किया, तो वो है अरुण। तो चूंकि मैंने यहाँ पर अरुण को एम्फेसिस दिया है इसलिए मैंने एक्टिव वॉइस का यहाँ पर यूज़ किया। लेकिन अगर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट होता कि मुकेश को थप्पड़ पड़ा, अब किसी ने भी मारा हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मुकेश को थप्पड़ पड़ा, मुकेश वॉज स्लैप्ड, तो ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, एक्शन दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पर हम एक्शन के साथ किसने एक्शन किया उसको एम्फेसिस दे रहे हैं। यहाँ पर एक्शन इंपॉर्टेंट है, एक्शन किसने किया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से वर्ब में ये दो तरह की वॉइसेस यूज होती हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पार्ट पर जो कि है वर्ब मूड। अब वर्ब मूड में क्या होता है, देयर आर 3 वर्ब मूड्स, ठीक है। पहला है इंडिकेटिव, दूसरा है इंपरेटिव और तीसरा है हमारा सब्जेक्टिव। अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज वर्ब्स इन द इंडिकेटिव मूड, इंडिकेटिव मूड। Most of the time we use verbs in the indicative mood. This mood, the mood that indicates the verb is acting or being, ठीक है। तो जो वर्ब के बारे में हमें जो अभी तक ज़्यादातर एग्जाम्पल्स हम पढ़ते आ रहे हैं वो सारे इंडिकेटिव मूड के थे, मतलब इंडिकेट्स द वर्ब इज एक्टिंग और बीइंग, द वर्ब इज एक्टिंग और बीइंग। जैसे वी प्लेड क्रिकेट ऑल नाइट, तो सबसे पहले हम वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे, वी प्लेड क्रिकेट ऑल नाइट, तो प्लेड
हम खेल रहे थे, खेलना हमारा यहाँ पर क्या हुआ, वर्ब है। तो वी प्लेड क्रिकेट ऑल नाइट, सिंपल सा सेंटेंस है, इंडिकेटिव मूड है। क्यों इंडिकेटिव मूड है? क्योंकि ये सिंपली हमारा बता रहा है कि वर्ब इज एक्टिंग और बीइंग। दूसरा एग्जांपल, नीना इज अ कैशियर एट द ग्रोसरी स्टोर। अब यहां पर आप सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करिए, नीना इज अ कैशियर एट द ग्रोसरी स्टोर, इज। अब ये किस तरह का वर्ब है, एक्शन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है? तो आप देखेंगे यहां पर ये एज अ लिंकिंग वर्ब है। क्यों लिंकिंग वर्ब है? नीना यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, हम नीना की स्थिति बता रहे हैं कि नीना वहाँ पर क्या है। तो नीना वहाँ पर एक कैशियर है, कहाँ पर, एक ग्रोसरी स्टोर में। तो यहाँ पर हम नीना का कोई एक्शन करते हुए नहीं बता रहे हैं कि नीना ये कर रही है या वो कर रही है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि नीना वहाँ पर ये है। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब होते हैं। ये सब हम हमारे फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा वर्ब का पार्ट 1 है वहाँ पर हम देख चुके हैं। तो अगेन यहाँ पर ये भी हमारा इंडिकेटिव मूड हुआ। फिर तीसरा एग्जांपल आप देखें, आई चेंज द ऑयल इन माई कार। तो यहां पर वर्ब मुझे क्या दिख रहा है? चेंज्ड। अब ये सारे पार्ट में आप देखेंगे आई चेंज द ऑयल इन माई कार, ठीक है। तो मैंने अपनी कार का जो ऑयल था वो बदला। अब ये सारे एग्जांपल्स में आप देखेंगे सब जगह हम वर्ब में एम्फेसिस दे रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है या किसी ना किसी चीज़ का हम स्टेट बता रहे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं, अब आप देखेंगे इस तरह के एग्जांपल्स हमने बहुत सारे पहले देखे हुए हैं। तो वो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स जो थे वो सारे इंडिकेटिव मूड के थे। अब हम देखते हैं दूसरा, वर्ब्स इन द इंपेरेटिव मूड। ये हुआ हमारा दूसरा पार्ट, इंपेरेटिव मूड। इसे मैं येलो से कर देता हूँ, इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड में क्या होता है? द वर्ब्स इन द इंपेरेटिव मूड इंडिकेट द गिविंग ऑफ अ कमांड। यहाँ पर कुछ ना कुछ कमांड की बात हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा था? जनरल वर्ब का परफॉर्मेंस आ रहा था कि ये एक्शन हुआ या ये स्टेट है, वो इस स्थिति में है, ये सब चल रहा था हमारा इंडिकेटिव में। इंपेरेटिव में क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ हम कमांड इशू कर रहे हैं, जैसे कॉल द डॉक्टर। कॉल द डॉक्टर, ये हमने कुछ ना कुछ एक किसी को बोला कि डॉक्टर को बुलाओ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एक तरह का कमांड हुआ, ये सिंपल सा सेंटेंस नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर एक्सक्लामेटरी मार्क भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस तरह के मार्क आते हैं तो उसे हम किस तरह से परसीव करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप देखें, प्लीज पास द पीज एंड कैरेट्स। मतलब मैं किसी से कह रहा हूँ कि यार ये चीज़ें मुझे आप पास करो। मैं डिनर की टेबल पर बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ आप मुझे पीज और कैरेट्स को आप पास करिए प्लीज, है ना। तो यहाँ पर भी मैं किसी को कुछ ना कुछ कह रहा हूँ, भले यहाँ पर मैं पोलाइटली कमांड दे रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ, किसी को पूछ रहा हूँ कि आप ऐसा करिए, है ना। तो ये भी एक फॉर्म का एक कमांड हुआ। फिर तीसरा एग्जाम्पल है गेट योर हेयर कट। मतलब किसी को कह रहे हैं कि यार तुम अपने जो है बाल अब कटवाओ। तो ये भी एक तरह का यहाँ पर कमांड है। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख पा रहे होगे इंडिकेटिव में और इंपेरेटिव में, है ना। इंडिकेटिव हमारे सिंपल से सेंटेंसेस है कि वी प्लेड क्रिकेट ऑल नाइट, और नीना इज अ कैशियर एट ग्रोसरी स्टोर, आई चेंज द ऑयल इन माई कार। सिंपल से एक स्टेटमेंट है, प्लेन स्टेटमेंट है जो मैं दे रहा हूँ, एक किसी तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बस। लेकिन इंपेरेटिव में मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ एक कमांड में इशू कर रहा हूँ कि डॉक्टर को बुलाओ, कॉल द डॉक्टर, या प्लीज पास द पीज एंड कैरेट्स, ये चीज़ें मुझे आप पास करिए, या गेट योर हेयर कट, ठीक है। तो मैं कुछ एक कमांड दे रहा हूँ, भले ही मैं पोलाइटली दूं या उसे अपनी वॉइस रेज करके दूं, कैसे भी दूं, लेकिन कुछ ना कुछ कमांड यहाँ पर इशू हो रहा है। तो ये हुआ हमारा इंपेरेटिव मूड। अब हम बात करते हैं तीसरे की, जो है हमारा सबजंक्टिव मूड। वर्ब्स इन द सबजंक्टिव मूड एक्सप्रेस समथिंग दैट माइट बी, जो हो सकता है। मतलब हम कुछ ना कुछ एक इमेजिनरी या एक पॉसिबिलिटी जैसे की बात कर रहे हैं, ठीक है। अ सबजंक्टिव वर्ब कैन इंडिकेट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ओके, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो सकती है, कोई एक डिजायर हो सकती है, मतलब कुछ एक इच्छा हो सकती है, या अ रियलिटी दैट इज नॉट अ फैक्ट, रियलिटी दैट इज नॉट अ फैक्ट, और अ डिमांड, एक सिंपल सी डिमांड भी हो सकती है। कैसे? एग्जाम्पल से हम देखते हैं। इफ आई वर द प्रेसिडेंट आई वुड हैव हेल्थ केयर फिक्स्ड ऑलरेडी। अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं हेल्थ केयर को ऑलरेडी फिक्स कर चुका होता। अब अगर मैं प्रेसिडेंट होता, मतलब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो ऐसा कर चुका होता, या अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो इस तरह के अगर मगर वाले जो सवाल है ना, अगर ऐसा होता तो, मतलब एक कुछ ना कुछ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन चल रही है, या एक कुछ इमेजिनरी चीज़ चल रही है कि मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं इन चीज़ों को सुधार देता। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं सबजंक्टिव मूड के सेंटेंस। मतलब कुछ ना कुछ एक मूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब आपको मूड का मतलब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर
सिंपल से एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक नॉर्मल सा मेरा मूड चल रहा है, इंपेरेटिव मूड चल रहा है, यहाँ पर मैं कुछ कमांड दे रहा हूँ कि ऐसा करो वैसा करो वो ला के दो, तो यहाँ पर मेरा मूड बदल रहा है, आप देख रहे हैं, है ना। तो ये कुछ ना कुछ मैं कमांड इशू कर रहा हूँ इस कारण। यहाँ पर सब्जेक्टिव मूड चल रहा है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, मैं ऐसा कर चुका होता, तो ये है सब्जेक्टिव मूड। तो ये सारे मूड्स होते हैं, मतलब जो भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं उनमें कई कई तरह के मूड्स होते हैं। हम कई बार सवाल पूछते हैं, हम कई बार कमांड इशू करते हैं, कई बार हम सिंपल सा स्टेटमेंट देते हैं, या कई बार हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। तो ये सारे अलग अलग मूड्स हैं। तो यही उसके कुछ पार्ट्स हैं, इंडिकेटिव, इंपेरेटिव, सब्जेक्टिव। इसी में और एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुड कीप योर हैंड्स ऑन द स्टेयरिंग व्हील, मतलब आप किसी के साथ कार में बैठे हैं और वो ऐसे ही कुछ तो भी मस्ती कर रहा है, तो आप उससे कह रहे हैं कि आप जो है अपने जो हाथ है वो स्टेयरिंग व्हील पर रखिए, आपको रखने चाहिए, ठीक है। तो ये आप उसे कह रहे हैं। तीसरा, मयूर इंसिस्टेड दैट निकी मैरी हिम, मतलब मयूर इंसिस्ट कर रहा है निकी को कि तुम उससे शादी कर लो। तो यहाँ पर वो इंसिस्ट कर रहा है। अगेन यहाँ पर कुछ ना कुछ सेंटेंस से हटके एक मूड यहाँ पर आपको एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जो एक नॉर्मल से हमारे प्लेन स्टेटमेंट से हटके होते हैं, अलग अलग तरह से हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। खासकर राइटिंग स्टाइल्स में काफ़ी यूज़ में आते हैं, लेकिन हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी कई बार हमें ये दिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है हमारा वर्ब मूड। अब हमने यहाँ पर वर्ब की इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ देखी, एक चीज़ हमारी अभी लास्ट बची हुई है जो कि है यहाँ हमने एक देखा था, हमने मूड देख लिया, हमने पर्सन देख लिया, मैं यहाँ पे ग्रीन से टिक कर देता हूँ। हमने मूड देख लिए, हमने नंबर ऑफ पर्सन्स देखे, नंबर देखे, और वॉइस भी हमने देखा, एक्टिव और पैसिव वॉइस। अभी हमारा ये टेंस वाला पार्ट बचा हुआ है कि वर्ब के अलग अलग टेंसेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो टेंस वाला हमारा थोड़ा सा एक बड़ा पोर्शन है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो या हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, पर पहले आप ये वाला पार्ट जरूर ध्यान से देखिएगा। ये जितने भी फ्लो चार्ट बने हैं ये सारे वर्ब्स के हमने अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं, अलग अलग बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के। कुछ को हम रेगुलर इरेगुलर के हिसाब से देख रहे हैं, कई जगह हम उसको ट्रांजिटिव या नॉन ट्रांजिटिव के हिसाब से देख रहे हैं, कुछ को हम फाइनाइट नॉन फाइनाइट के हिसाब से देख रहे हैं। तो ये सारे क्लासिफिकेशंस आप देखिएगा, ये सब आपको पता होनी चाहिए। वर्ब फॉर्म्स जो हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। ये सारे बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, ये सारे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं का यूज़ करके अब हम आगे टेंसेस पे भी काम लाएंगे। मतलब टेंसेस को किस तरह से हम बनाते हैं, कौन कौन से टेंस होते हैं, किस तरह से उनमें हम वर्ब का यूज़ करते हैं, कौन से वर्ब का यूज़ करते हैं, कौन से फॉर्म का वर्ब उसमें यूज़ में आएगा, ये सारी चीज़ें वर्ब फॉर्म से ही निकल कर आएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो फ्लो चार्ट में है ये सब आप ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी चीज़ आपसे मिस हुई है या फिर आप भूल रहे हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन पर्टिकुलर वीडियोज़ पर जाकर देख सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।